हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लेटर ऑन टॉलरेशन, जिसका हिंदी अनुवाद है सहिष्णुता का स्वरूप, और इन्होंने 4 निबंध लिखे: 1689, 1690, 1692 और 704। और उनकी नेक्स्ट कृति है, दूसरी कृति है टू ट्रीटिजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, जिसका हिंदी अनुवाद है नागरिक शासन पर 2 निबंध। और तीसरा है एस कर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसका हिंदी अनुवाद है मानवीय ज्ञान का आधार। और लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युग में आरंभिक दौर में उदारवाद और औद्योगिक क्रांति ने एक दूसरे को बढ़ावा दिया। हम जान लेते हैं औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या। समझने की बात, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में उन परिवर्तनों की श्रृंखला जिनके फलस्वरूप वह एक कृषि प्रधान देश से उद्योग प्रधान देश में परिणित हो गए। ये परिवर्तन 1760, 1840 यानी कि 1760 और 1840 के दौरान अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंच गए। इन परिवर्तनों का आरंभ वस्त्र उद्योग के मशीनरीकरण से हुआ और बाद में खनन, परिवहन तथा औद्योगिक संगठन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन में अनेक औद्योगिक नगर विकसित हो गए। नहरों, पुलों, रेल मार्गों और जहाजों का निर्माण हुआ। कालांतर में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप और विश्व के अन्य हिस्सों तक फैल गया। तो आगे है, इंग्लैंड ही वह देश था जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। अतः यह स्वाभाविक है कि उदारवाद का मूल प्रवर्तक इंग्लैंड में पैदा हुआ। तब इस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका तक फैल गया। तब इन देशों के में भी उदारवाद को बढ़ावा मिला और वे सब उदारवाद की मुख्य धारा में आकर मिल गए। लिखने की बात है, उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एम सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक, जिसका हिंदी अनुवाद है कि जॉन लॉक की उदारवादी राजनीति, 1968 यानी 1968 के अंतर्गत लिखा। जॉन लॉक पहला ऐसा राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को विस्तृत और प्रभावशील चिंतन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। और सीबी मैक्सफर्सन ने द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, जिसका हिंदी अनुवाद है स्वतंत्रमूलक व्यक्तिगतवाद का राजनीतिक सिद्धांत, 1962 के अंतर्गत लिखा है। लॉक वास्तव में अंग्रेजी उदारवाद का मूल स्रोत था। और समझने की बात, लॉक के सारे विचार उदारवाद की मुख्य मान्यताओं के साथ निकट से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि वह मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता था और वह मनुष्य की तर्क बुद्धि या विवेक के समस्त चिंतन का आधार मानता था, परंतु इतिहास को नहीं मानता था। लॉक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता देता था और निजी संपत्ति को व्यक्ति के अधिकारों का सारा तत्व मानता था, जो प्राकृतिक कानून लॉ ऑफ नेचर पर आधारित थे। वह अनुबंध या समझौते को राजनीतिक सत्ता का न्यायिक आधार मानता था और नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी को कृत्रिम उपकरण मानता था जो मनुष्य की सुविधा के लिए बनाया गया है। और वह नागरिक सत्ता, सिविल अथॉरिटी को अखंड या अविभाज्य नहीं मानता था, बल्कि स्थापित राजनीतिक सत्ता के प्रति विरोध के अधिकार को मान्यता देता था।
नेक्स्ट हेडिंग है अनुबंध का स्वरूप। लिखने की बात, हॉब्स के अनुसार अनुबंध के बाद व्यक्ति प्रभुसत्ताधारी के आदेश से पूरी तरह बंध जाते हैं, परंतु लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध के बाद भी व्यक्ति पहले की तरह स्वतंत्र रहते हैं। लॉक के चिंतन के अंतर्गत अनुबंध और सहमति की प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। वो 3 अवस्था कौन कौन सी है समझने की बात। पहला, मनुष्य सर्वसम्मति से यह स्वीकार करते हैं कि वे एक समुदाय में मिलजुल कर रहेंगे और अपनी प्राकृतिक शक्तियों को एकजुट कर देंगे ताकि वे एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर सकें। नेक्स्ट दूसरा है, इस समूह के सदस्य बहुमत विधायी तथा अन्य संस्थाएं स्थापित करने के लिए तैयार होते हैं। और नेक्स्ट तीसरा, जो संपत्ति के स्वामी होते हैं, व्यक्तित्व रूप से या अपने प्रतिनिधियों के मध्य से एक निर्णय करते हैं कि लोगों पर कौन कौन से कर और लगाए जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक सत्ता का स्वरूप, नेचर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। लॉक अपनी प्रसिद्ध कृति 2 ट्रीटिजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, जिसका हिंदी अर्थ है कि नागरिक शासन पर 2 निबंध, जिसे 1960 के अंतर्गत लॉक ने नृपति के दैवीय अधिकार का खंडन किया। नृपति मीन्स राजा के दैवीय अधिकार का खंडन किया। पहले हम जान लेते हैं कि नृपति के दैवीय अधिकार है क्या। यह मान्यता, समझने की बात, यह मान्यता कि नृपति की शक्ति ईश्वर की शक्ति की तरह असीम है, क्योंकि उसे यह शक्ति सीधे ही ईश्वर से प्राप्त हुई है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के यूरोप में इसके साथ यह उद्देश्य जुड़ा था कि नृपति की शक्ति पर न तो मंत्रिमंडल का नियंत्रण रहे और न संसद का, न सर्वसाधारण का। तो ये नृपति के दैवीय अधिकार थे। लिखने की बात, सर रॉबर्ट फिल्मर जैसे विचारकों ने इसे बढ़ावा दिया और इसके विपरीत लॉक ने यह तर्क दिया कि सरकार की सत्ता एक न्यास या धरोहर के तुल्य है। समझने की बात, सरकार ऐसा संगठन है जिसे कोई समुदाय अपनी पसंद से चुनता है, अतः सरकार स्वयं समुदाय के प्रति निष्ठा से बंधी रहती है और उसे समुदाय से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप अपना कार्य करना होता है। राजनीतिक सत्ता किसी दैवीय से नहीं, राजनीतिक सत्ता किसी दैवीय विधान के अंतर्गत स्थापित नहीं की गई है। सरकार का निर्माण करने के बाद समुदाय निश्चित होकर सो नहीं जाता बल्कि उसकी निगरानी करता है। नेक्स्ट है लिखने की बात, राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति नागरिक समाज से होती है। इस समाज की रचना उन लोगों से होती है जो विवेकशील हैं और वह अपने को समझते हैं, और यदि उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाए तो वे अपना हित साधन करने में समर्थ होंगे। समझने की बात, मनुष्य मूलतः विवेकशील प्राणी और सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वे प्रकृति के नियम के अनुसार मिलजुल कर रहते हैं। प्रकृति का नियम तर्क बुद्धि में निहित है या फिर तर्क बुद्धि की सहायता से उसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए दैवीय संदेश का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य को सामाजिक जीवन में बांधने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि कोई प्रभुसत्ताधारी उन पर अपने नियम लागू करे। यह इस तरह
लॉक ने लिखने की बात, इस तरह लॉक ने राज्य या शासन के पैतृकतावादी आधार का खंडन किया। हम समझते हैं कि पैतृकतावादी है क्या। पैटर्नलिज्म समझने की बात, यह सिद्धांत कि राज्य या शासन को माता पिता की तरह लोगों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे माता पिता अपनी संतान के हित को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं और उसकी रक्षा के लिए उसकी पसंद के विरुद्ध व्यवस्था दे सकते हैं, और ही वैसे ही राज्य भी अपने नागरिकों के हित की रक्षा के लिए उनकी स्वतंत्रता में कटौती कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी में पहला है निजी संपत्ति का स्वरूप, नेचर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, राइट टू लाइफ, लाइबिलिटी एंड प्रॉपर्टी को मनुष्य के मूल प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। उसने तर्क दिया है कि मनुष्य इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समाज या राज्य का निर्माण करते हैं। समझने की बात, प्राकृतिक अधिकार शब्दावली से दो बातों का संकेत मिलता है। पहला, मनुष्य के ये अधिकार प्राकृतिक दशा में भी विद्यमान होते हैं, और दूसरा, ये अधिकार स्वयं मनुष्य की प्राकृतिक में निहित हैं। ये किसी बाह्य समाज पर आश्रित नहीं हैं। लॉक के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक दशा में भी स्वभाव से प्राकृतिक कानून का पालन दिया जाता है, तो कानून के प्रवर्तन और कानून की व्याख्या के बारे में गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। अतः प्राकृतिक दशा में शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता की रक्षा की जो स्थिति विद्यमान थी, वह बिगड़ कर शत्रुता, वैमनस्य, हिंसा और परस्पर विनाश के रूप में बदल जाएगी। समझने की बात है, प्राकृतिक दशा, प्राकृतिक कानून और सकारात्मक कानून है क्या। समझते हैं। पहला, प्राकृतिक दशा, स्टेट ऑफ नेचर। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतकारों के अनुसार राज्य के निर्माण से पहले इस दशा में कोई उद्योग धंधे विकसित नहीं हुए थे। लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रकृति की देन पर आश्रित थे और वे अपनी मूल प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करते थे। नेक्स्ट है प्राकृतिक कानून, नेचर लॉ। वह कानून जो प्रकृति की देन माना जाता है। कोई मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि से इस कानून का पता लगा सकता है कि और दूसरे लोगों की अपनी तर्क बुद्धि के उसकी पुष्टि कर सकते हैं। प्राकृतिक दशा में लोगों का जीवन इसी कानून से नियमित होता है। नेक्स्ट है सकारात्मक कानून, पॉजिटिव लॉ। उन नियमों का समुच्चय जो किसी प्रभुसत्ताधारी की इच्छा को व्यक्त करते हैं, उसे अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब लोगों के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य होता है और उनका उल्लंघन करने वाले को प्रभावशाली ढंग से दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट है लिखने की बात। और इसी तरह लॉक के अनुसार संपत्ति की सुरक्षा का विचार ही मनुष्य को यह प्रेरणा देता है कि वह प्राकृतिक दशा का त्याग करके नागरिक समाज की स्थापना करे। अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि लॉक की दार्शनिक और राजनीतिक मान्यताएं ठेठ उदारवाद दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। लॉक ने सौदागर उद्योगपति वर्ग के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक विशिष्ट तर्क प्रणाली प्रस्तुत की है।
और यह मांग की है कि राजनीतिक शक्ति इसी वर्ग के हाथों में रहनी चाहिए। समझने की बात है, इसने दो तरह की मान्यताओं को बढ़ावा दिया। एक तो यह कि राजनीतिक शक्ति ईश्वर की रचना नहीं बल्कि मनुष्य की विवेकशील प्रकृति की देन है। दूसरी ओर उसने उसके सहारे समाजवाद, फेडरलिज्म, अभी हम इसको समझाएंगे समाजवाद है क्या, पर प्रबल प्रहार किया है। और 17वीं शताब्दी में इसका श्रेय पूंजीपति वर्ग को राजनीतिक शक्ति प्रदान करना और पूंजीवाद, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना था। इस तरह लॉक ने राज्य शक्ति की नकारात्मक पक्ष पर बल दिया, जो हर तरह से चिरसम्मत उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म की मान्यताओं के अनुरूप था। हम समझते हैं कि सामंतवाद और पूंजीवाद, फेडरलिज्म और कैपिटलिज्म है क्या। सबसे पहले सामंतवाद समझने की बात है, मध्ययुगीन यूरोप की वह व्यवस्था जो आर्थिक दृष्टि से मुख्य कृषि पर आधारित थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसमें 3 वर्गों की प्रधानता थी: पुरोहित वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण। भूमि का स्वामित्व कुलीन वर्ग के हाथों में था और जनसाधारण किसान के रूप में उनकी चाकरी करते थे। चाकरी मतलब नौकरी करते थे। हर किसान परंपरा से भूमि के एक टुकड़े के साथ बंधा रहता था। उसे अपनी परिवार के भरण पोषण के लिए पैदावार का एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता था, बाकी पैदावार जमींदार उठा ले जाता था। तो ये सामंतवाद था। और पूंजीवाद समझने की बात है कि आधुनिक युग की वह व्यवस्था जो आर्थिक दृष्टि से मुख्यतः औद्योगिक उत्पादन पर आश्रित है, उन्हें उत्पादन के प्रमुख साधन जैसे भूमि, भवन, खनिज स्रोत, वन संपदा, संयंत्र और पूंजी, निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप में रहते हैं। पूंजीपति निजी लाभ के लिए उत्पादन करते हैं और कामगार अपनी योग्यता और बाजार की मांग के अनुसार ही कहीं भी जाकर काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आगे लिखने की बात, 19वीं शताब्दी तक आते आते जब पूंजीपति वर्ग सत्तारूढ़ हो गए, तब उदारवाद ने अपने नकारात्मक दृष्टिकोण का त्याग कर दिया और J.S. मिल 1816 से 1873 तक तथा T.H. ग्रीन जैसे विचारकों ने राज्य के कल्याणकारी रूप का समर्थन करके उदारवाद के सकारात्मक पक्ष को बढ़ावा दिया। आगे है, जॉन लॉक ने उदारवादी चिंतन के लिए 17वीं शताब्दी में जो आधार प्रस्तुत किया था, उससे आगे चलकर भी बहुत महत्व दिया गया। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में लॉक के विचारों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है और समकालीन उदारवादियों ने जॉन रॉल्स 1921 से 2002 ने लॉक के अनुबंध सिद्धांत का अनुसरण करते हुए न्याय का विस्तृत सिद्धांत विकसित किया है। और उधर रॉबर्ट नॉजिक, जिनका जन्म 1938 टू 2002 के लॉक के अनुबंध यानी कि 1938 से 2002 ने लॉक के अनुबंध सिद्धांत के अनुरूप सरकार को एक न्यास के रूप में मान्यता दी है, जिसका ध्येय नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करना है। लॉक ने अपना चिंतन इतिहास के जिस दौर में प्रस्तुत किया, उस समय वह उभरते हुए पूंजी
साम्यवाद को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक था, परंतु आज के युग में उनकी सारी मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉक ने संपत्ति के अधिकार को इतना पावन और शक्तिशाली बना दिया कि इसके बाद के युगों में धनवान और निर्धन वर्गों की लड़ाई सारी जनता का केंद्र बन गई है। तो आज का हमारा आपका साथ यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।